बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। डॉक्टर फारूक सत्तार का खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस क़ाइम खानी से टेलीफोनिक राब्तों का ऐलान। कहते हैं अली रज़ा आब्दी के अहले खाना समेत उनके करीबी साथी तफ्तीश से मुतमईन नहीं। अली रज़ा आब्दी नजरियाती आदमी थे। हर कत्ल का कोई ना कोई मुहर्रिक होता है। तफ्तीशी इदारे इस मुहर्रिक को तलाश करें। अली रज़ा आब्दी की वालदा ने बेटे के कत्ल की तफ्तीश पर कई सवालात उठा दिए। कहती हैं कि CTD किराए के कातिलों के जरिए कत्ल कराने वाले को बेनकाब करने में नाकाम साबित हुआ है। ऐनी शाहिद को गवाहान में शामिल न करना किसी सवालिया निशान से कम नहीं। सिंध के बासियों के लिए खुशखबरी, नौजवान मुलाजमतों के लिए हो जाएं तैयार। सिंध भर में मुलाजमतों पर आयद पाबंदी खत्म। मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध भर में ग्रेड 1 ta 4 की आसामियों पर भर्ती मकामी जिलाई सतह पर होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहीद मिलत रोड पर ज़ेर तामीर अंडरपास का दौरा। तामीराती काम मजीद तेज करने और दोनों अंडरपासेस जून के आखिरी हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत। स्कूल फीस केस, सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 1 माह से जायद फीस वसूली से रोक दिया। अगर मई में सेशन खत्म हो जाएगा तो जून और जुलाई की फीस का क्या जवाब। अदालत के रिमार्क्स। स्कूल इंतजामिया को नया चालान जारी करने के लिए 15 अप्रैल तक की मोहलत। वज़ीर आला सिंध ने डिफेंस में पुलिस की बादशाहत का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG कामरान फजल की पुलिस पार्टी ने कार सवार फैमिली को बिला जवाज रोका था। फैमिली ने उतरने से इनकार कर दिया था। मुर्तजा वहाब कहते हैं वाकई की तफ्तीश के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वेलकम बैक। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आज डॉक्टर फारूक सत्तार ने ऐलान किया है कि उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मुस्तफ़ा कमाल और अनीस क़ाइम खानी से राब्ते कायम किए हैं और अली रज़ा आब्दी के कत्ल की तफ्तीश के हवाले से सवालात खड़ा किए हैं। अब ये भी एक मसला है कि अली रज़ा आब्दी के जो अहले खाना हैं, ख़ास तौर पर उनकी वालदा की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में आई है जिसमें उनका ये कहना है कि अली रज़ा आब्दी के कत्ल के ऐनी शाहिदीन जो है उनको भी गवाहान में शामिल नहीं किया जा रहा, जो कि CTD की तफ्तीश के ऊपर एक सवालिया निशान से कम नहीं है। यानी वो ऐनी शाहिदीन जिन्होंने ये कत्ल होते हुए देखा है, जैसे गार्ड्स हैं या अली रज़ा आब्दी के वालिद साहब हैं, जिन लोगों ने ये कत्ल होते अपनी आँखों से देखा है, उनको भी गवाहान में शामिल नहीं किया जा रहा। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक डिप्टी पार्लिमानी लीडर जनाब इकबाल साहब। जी डिप्टी इकबाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से आज एक अहम ऐलान देखने में आया है और ये ख़ास तौर पे जिस तरह से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है अली रज़ा आब्दी की वालदा की जानिब से, तो काफ़ी सवालिया निशान उठ गए हैं इस हवाले से कि CTD की जानिब से जो तफ्तीश की जा रही है, आया क्या उसमें कोई खामियां हैं, और अगर जो ऐनी शाहिदीन हैं जिन्होंने ये पूरा वाक़या देखा है उन्हें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा गवाहान में। जी हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई, ये बताइएगा कि आज डॉक्टर फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्तों का ऐलान किया है कि उन्होंने अली रज़ा आब्दी के कत्ल की तफ्तीश के हवाले से राब्ता किया है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? इकबाल साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हमारा राब्ता फिर मुनक़ता हो गया और आप ये बताते चलें क्योंकि इकबाल मोहम्मद अली साहब एक फ़्लाइट में इस वक्त मौजूद हैं जो कि चंद ही लम्हों में टेक ऑफ करने वाली है, तो मे भी शायद इस वजह से भी उनसे राब्ता कायम करने में परेशानी हो रही। फिर भी हम दोबारा एक कोशिश करते हैं कि शायद उनसे राब्ता कायम हो जाए तो हम जान सकें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अब नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो तफ्तीश हो रही है इसमें ये कहा जा रहा है कि बाकायदा किराए के कातिल थे जिन्हें हायर करके, जिन्हें मुआवजे पे हायर करके ये कत्ल कराया गया। लेकिन फारूक सत्तार का ये कहना है कि चूँकि हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मुहर्रिक ज़रूर होता है, किसी न किसी मकसद के तहत कत्ल कराया जाता है,
तो दरअसल वो किराए के कातिल पकड़ना जो है वो असल काम नहीं है, बल्कि इस कत्ल यानी इन किराए के कातिलों के पीछे जो असल चेहरा है उसे बेनकाब करना जो है वो ज़रूरी है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी की रहनुमा फौजिया हमीद साहिबा। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फौजिया हमीद साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आज डॉक्टर फारूक सत्तार ने ऐलान किया है कि उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल और अनीस क़ाइम ख़ानी से राब्ते कायम किए हैं। अली रज़ा आब्दी की शहादत के हवाले से, उनकी कत्ल की तफ्तीश के हवाले से राब्ते कायम किए गए। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? सॉरी, मुझे समझ नहीं बात, क्वेश्चन जरा रिपीट कीजिएगा। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जानिब से एक ऐलान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल यानी पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और रहनुमा अनीस क़ाइम ख़ानी से राब्ते कायम किए हैं अली रज़ा आब्दी की शहादत और अली रज़ा आब्दी के कत्ल की तफ्तीश के हवाले से। देखिए, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि उनका राब्ता नहीं हुआ। लेकिन एक और चीज मैं जरूर यहाँ कहूंगी कि अगर फारूक सत्तार साहब ने मुस्तफ़ा कमाल से या अनीस क़ाइम ख़ानी साहब से वो राब्ता कायम करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में बिल्कुल सियासतदान एक दूसरे से राब्ते करते हैं। और जो अली रज़ा आब्दी का जो केस है, इसमें तो मैं समझती हूँ कि कोई और दूसरी राय है ही नहीं। इस तमाम केस की तहकीकात जो है होनी चाहिए साफ और शफाफ तरीके से। और जो इस चीज के पीछे जो जिन लोगों के मकरू चेहरे हैं मौजूद हैं उनको बेनकाब करना चाहिए। और क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने एक ऐसे शख्स का की जान ले ली जो कि एक इमर्जिंग सियासतदान था, जो कि काम कर रहा था। और मेरे ख्याल में कोई किसी गलत काम में वो ना तो इन्वॉल्व था, ना किसी गलत चीज में वो इन्वॉल्व था। अच्छा प्रोग्रेसिव सियासतदान था और उसकी आपने जान ली। और अगर इस तरह से होगा तो फिर मेरे ख्याल में सिंध की जो हुकूमत है, इसमें जो सियासी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ गैप आ जाएगा और इस तरह से अगर लोगों को मारा जाएगा तो मैं बिल्कुल हुकूमत वक्त से जो है इससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको बेनकाब किया जाए। फौजिया हमीद साहिबा, ये बताइएगा कि क्या मतलब आप ऑफिशियल तौर पे यानी आप बाकायदा ऑफिशियली ये कह रही हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल या अनीस क़ाइम ख़ानी से कोई राब्ता नहीं कायम किया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से अगर ऐलान किया गया है तो कोई ना कोई सदाकत तो होगी इस बात में। या ऐसा तो नहीं है कि आपके इल्म में, आपकी नॉलेज में ना हो लेकिन वैसे राब्ता कायम किया गया हो? देखिए, मेरी इल्म में नहीं है। और दूसरा ये कि मेरी अभी कुछ देर पहले ही अनीस क़ाइम ख़ानी साहब से बात हुई थी। फारूक भाई ने माजी में 12 दफा राब्ता कायम किया है और अगर अभी भी इसमें सताकत आज की खबर में नहीं है कि उनका राब्ता हुआ है, लेकिन मैं फिर ये ऑफिशियली ये बात कह रही हूँ पीएसपी की जानिब से कि अगर वो राब्ता कायम कर रहे हैं और वो अगर जो अली रज़ा आब्दी के सिलसिले में राब्ता कायम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सियासतदानों को एक पेज पे आना पड़ेगा कि अगर ये चीजें हो रही हैं, जान जा रही है लोगों की, मुल्क का दोबारा से कराची के अमन को अगर खराब किया जा रहा है और उसको ठीक करने के लिए अगर सियासतदान एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाक सरज़मीन पार्टी का इल्हाक भी किया गया था जिसे बाद में फिर ख़त्म कर दिया गया था, तो आप क्या समझती हैं, क्या मुस्तक़बिल में ऐसा कोई इल्हाक या फारूक सत्तार साहब के साथ कोई इल्हाक मुमकिन है? देखिए, सियासत में कोई चीज जो है हतमी नहीं होती, ये आपको भी पता है और ये सब लोग जानते हैं। और बिल्कुल लोग जो है माजी में भी इल्हाक करते रहे हैं अपने पॉजिटिव पॉलिटिकल गेन्स के लिए। फारूक सत्तार भाई से अभी तक तो कोई ऐसी चीज हमारे पार्टी ने ना तो इस चीज के बारे में सोचा है, ना कोई ऐसी बात है। लेकिन अगर
कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल हमारी जो नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, सीईसी के मेंबर्स हैं, वो बैठेंगे, हमारी क़यादत उनको एतमाद में लेगी और उसके बाद जो मेजॉरिटी का फैसला होगा उसको जो है अडॉप्ट किया जाएगा। अच्छा फौजिया हमीद साहिबा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये जो पहले डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाक से ज़मीन पार्टी का जो इलाक़ किया गया था, इसमें इतने डिफरेंसेस क्यों नजर आए? यानी डॉक्टर फारूक सत्तार का कोई बयानिया आया, उसके फौरन बाद यानी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से बिल्कुल एक मुख्तलिफ बयानिया आया जिसपे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और बिलाखिर यह इल्हाक ना हो पाया। आप क्या समझती हैं, जो डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई थी या जो बातें तय पाई थी, क्या वही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई थी या दोनों लीडरान ने अपनी अपनी तरफ से जो है मुख्तलिफ मौक़िफ़ पेश किया था? देखिए, ये बात मैं अभी पहले भी यही बात कही है कि अगर कोई ऐसा इल्हाक के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं या कोई करना चाह रहे हैं, वो इस तरह से नहीं होगा। पहले जो है हमारी नेशनल काउंसिल सीईसी के लोग बैठेंगे और उसमें इस चीज को रखा जाएगा और जो फिर मेजॉरिटी का फैसला होगा वो बात जो है उसको एडॉप्ट। चलिए मुझे ये बता दें, लास्ट टाइम जब ये इलाक़ हुआ था तो क्या आपकी सीईसी ने इस बात की अप्रूवल दी थी? ये चीज सीईसी में डिस्कस हुई थी आपकी? देखिए, ये हमारे पास जो भी हम फैसले होते हैं पाक से ज़मीन पार्टी के, वो बिल्कुल डिस्कस होते हैं नेशनल काउंसिल के मेंबर्स के साथ, सीईसी के मेंबर्स के साथ। मैं फौजिया हमीद साहिबा एक स्पेसिफिक उस इलाक़ की बात कर रहा हूं जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी में हुआ था, जिसका बाकायदा ऐलान भी किया गया था, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। तो क्या उस वक्त सीईसी में ये इलाक़ डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं इल्हाक की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें हम तो वो बात करेंगे कि जो मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी साहब ने जो आपको जो भी बयान दिया है उसमें अगर वो कोई इल्हाक की बात कर रहे थे तो हो सकता है, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। जी। और इस वक्त भी मैं आपको ये बात बिल्कुल ऑफिशियली कह रही हूँ पीएसपी की जानिब से कि अगर कोई इल्हाक होने को जा रहा है या अगर कोई सोच रहा है तो इस तरह से इल्हाक नहीं होगा। सबसे पहले इसको डिस्कस किया जाएगा और डिस्कस करने के बाद मेजॉरिटी के फैसले को ऑप्ट किया जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन, छोटा सा एक वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए बल्कि खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर फारूक सत्तार के ऐलान के हवाले से, जो उन्होंने टेलीफोनिक राब्तों का ऐलान किया है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से टेलीफोनिक राब्ता कायम किया गया है, जिसमें अली रज़ा आब्दी के कत्ल की तफ्तीश के हवाले से गुफ्तगू की गई है। और इसी हवाले से आज अली रज़ा आब्दी की वालदा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने में आई, जिसमें उन्होंने CDD की जानिब से जो तफ्तीश जारी है अली रज़ा आब्दी के कत्ल के हवाले से उस पर सवालिया निशान उठा दिया है। और उनका ये कहना है कि ऐनी शाहिदीन को गवाहान में शामिल ना करना किसी सवालिया निशान से कम नहीं है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा अली खुर्शीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से आज एक ऐलान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता किया है, ये टेलीफोनिक राब्ता किया गया है अली रज़ा आब्दी के कत्ल की तफ्तीश के हवाले से। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मेरे ख्याल से इस अली रज़ा आब्दी भाई की शहादत के हवाले से मैं एक बुनियादी बात करूंगा कि इनके जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीकेकार अपनाया गया है हमारी सिंध पुलिस की जानिब से, वो जो है वो वही रिवायती तरीका है जिसमें तमाम जमातें बिलखुसूस एमकेएम पाकिस्तान सरापा एहतजाज रही हैं। इन तमाम रिवायती तरीकों से होता ये चला आया है कि जो कातिल है वो बच जाता है और मकतूल की फैमिली जो है वो साल जो है इंसाफ का इंतजार करती रहती है और बिलाखिर
इंसाफ उनको मयसर नहीं होता। यही सूरत हाल इन्होंने शहीद अली रजा आब्दी भाई के केस में भी रखी गई है कि चालान में जिनको शामिल करना चाहिए था उनको चालान में कुछ लुकनत है, कुछ कमी है। इन तमाम रिवायती जो तरीकेकार है पुलिस के, इसकी एमकेएम पाकिस्तान सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से बड़ा क्लियर है कि शहीद फैसल रजा आब्दी भाई जो कि एमकेएम पाकिस्तान अली रजा आब्दी भाई जो एमकेएम पाकिस्तान के एमएनए थे, उनके कत्ल में उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, जो उनके सहूलतकार थे उनको भी एक्सपोज किया जाए ताकि आवाम के सामने और खासकर एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनों को की जो है तशफ़ी की जा सके। ये रिवायती अंदाज जो इंसाफ का जो हमारी सिंध पुलिस अपनाती है वो इंतहाई बोसीदा है, सरापा एहतजाज है हम इस पे। और अगर इस केस में भी अगर कहीं लुकनत दिखाई गई सिंध पुलिस की जानिब से, कोई गलतियां दिखाई गई, तो एमकेएम जो है इस पर अपना सरापा एहतजाज रहेगी। जी अच्छा, अली खुर्शीद साहब, इस यानी इस कत्ल की तफ्तीश के हवाले से या इस पूरे मामले के हवाले से जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से रद्द-ए-अमल आना चाहिए उस तरह नहीं आता। डॉक्टर फारूक सत्तार की तरफ से भी ऐलानात किए जाते हैं, इन चीजों को फॉलो अप किया जा रहा है। क्या आपकी पार्टी की जानिब से? मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में मैं एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से ही पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूं कि क्या आपकी पार्टी की जानिब से यानी इस पे कोई फॉलो अप किया जा रहा है या बाकायदा इसकी तफ्तीश के हवाले से इस पे कोई नजर रखी जा रही है या नहीं रखी जा रही? देखिए, हुकूमत ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है ये तो पूरा जो है वो पुलिस के पास है, राइट। सिंध हुकूमत से हमने पहले दिन से तवातुर के साथ इस बारे में जो है बात की और सिंध हुकूमत को ये बावर कराया कि शहीद अली रजा आब्दी भाई के जो कातिल है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। ना सिर्फ कातिल बल्कि उनके जो सहूलतकार थे उनको भी एक्सपोज किया जाए। ये डिमांड हमारी रोज़े अव्वल से रही है और यकीनन जिस रिवायती अंदाज से सिंध पुलिस जो है वो इस केस को टेकअप कर रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। हाई प्रोफाइल केसेस हो, चाहे वो आम इंसान आम आदमी की यहाँ पे हलाकत का मामला हो, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए और जो विक्टिम की फैमिली होती है उनको तशफ़ी मिलनी चाहिए, उनको इंसाफ नजर आना चाहिए। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो मकतूलीन की फैमिलीज है वो सरापा एहतजाज बनी हुई है और इसमें तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की आती है कि इतने हाई प्रोफाइल केसेस में भी पहले तो ये सिक्योरिटी देने से कासिर होते हैं और फिर अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जब वाकयात हो जाते हैं तो उस पे इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने के बजाय वही रिवायती तरीके इख्तियार किए जाते हैं जो कि बहुत अफसोसनाक है। और सिंध हुकूमत से क्या तवक्को रखना, इन्होंने तो लोगों से रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे वोट लिए हैं और इन 11 सालों में सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान छीना है, तो इनसे उम्मीद रखना एक बड़ी अजीब सी। मैं तो आला अदलिया को से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे सो मोटो लेके इनको बावर कराया जाए, इस पे इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सियासी शख्सियत एमकेएम, नॉट जस्ट फॉर एमकेएम, पाकिस्तान की सियासी जो तारीख है उसमें उनके जो अली भाई की खिदमात हैं उस पे किसी को कोई शक नहीं है। अच्छा अली खुर्शीद साहब, ये भी बता दीजिएगा कि क्या अली रजा आब्दी की जो फैमिली है, उनकी वालदा, उनकी अहलिया, क्या वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ राब्ते में है या आपकी पार्टी कोई कानूनी हेल्प या कोई चीजें फराहम कर रही है? क्योंकि सर देखिए, अली रजा आब्दी साहब जो हैं वो शहादत से कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि शायद किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें, कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटीज़ जारी थी, लेकिन उस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक्टिव हिस्सा नहीं रहे थे। तो सर क्या अब उनकी फैमिली जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ राब्ते में रहती है या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है उनकी फैमिली से राब्ते में या उसे कानूनी हेल्प फराहम करने की कोई कोशिश की जा रही है? देखें, एक बात को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ये कोई आम इंसान या आम शख्सियत का कत्ल नहीं हुआ है। एक रुकने कौमी असम्बली रहे हैं, उनका कत्ल हुआ है और सिंध हुकूमत ने ये बात की अश्योरेंस दी थी। वज़ीर आला साहब जो है वो अली भाई के जो रिहाइश गाह उनसे वालिद से मुलाकात के वक्त भी उन्होंने इस बात की अश्योरेंस दी थी कि हम जो है वो तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाकर कातिलों को एक्सपोज करेंगे
और ना सिर्फ कातिलों को बल्कि सहूलतकार को भी जो है हम एक्सपोज करेंगे। तो हमारी डिमांड तो रोज़ अव्वल से वही है कि सिंध हुकूमत जो है वो अली रजा आब्दी शहीद के कातिलों को गिरफ्तार करे। और रही बात अली रजा आब्दी के, तो वो मेरे ख्याल से मफरूजात पर है। उन्होंने एक रेजिग्नेशन फ्लोट किया था, वो पब्लिक था, सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान ने वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, यहीं तक बात थी। और उसके बाद जो है वो अली भाई की शहादत का एक अफसोसनाक वाकया हो गया। और मेरे ख्याल से कयास पे तो फिर अब चूंकि वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो उस पे हर कोई जो है अनफॉर्चुनेटली, खासकर मैं पीपल्स पार्टी की मैं बात करूंगा कि उन्होंने जो है वो अपने स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर दिया। मैं जब आपसे जानना चाह रहा हूँ ना कि क्या अली रजा आब्दी शहीद की फैमिली आपसे यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ऑफिशियली कांटेक्ट में है या नहीं? मैं इस हवाले से मैं कमेंट नहीं दे सकूंगा क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ठीक, अच्छा अली खुर्शीद साहब, अब हम एक और इशू पे भी आपसे बात करना चाहेंगे। वो ये है कि सिंध हुकूमत ने जो है वो मुलाजमतों पे जो आयत पाबंदी थी उसे उठा लिया है और अब ऐलान ये किया गया है कि 1 से 4 ग्रेड तक की जो नौकरियां हैं वो सिंध के बासियों को मिलेंगी। और जाहिर सी बात है कराची में भी इसका एक बड़ा हिस्सा आएगा। और कहा यह गया है कि ये जिलाई सतह की बुनियाद पर ही नौकरियां बांटी जाएंगी। सर, माजी में ये देखने में आया है, या अगर आप माजी करीब की बात कर लें तो चाहे असिस्टेंट कमिश्नरों की भर्तियों का मामला हो या और कोई सरकारी नौकरियों का मामला हो, ये तमाम ऐसे लोगों को दी जाती हैं जो नॉन कराचीआइट्स होते हैं। सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कभी आवाज़ उस तरह से आवाज़ देखने में नहीं आती कि आप लोगों की जानिब से एहतजाज यानी भरपूर एहतजाज किया जाए। सर, अब अगर ये नौकरियां, इसमें कोई अश्योरेंस, कोई सिंध हुकूमत से बात की गई है कि कराची के अवाम को उनका पूरा हिस्सा मिले? देखें, ये जो आज स्टेटमेंट आया है कि जिसमें सिंध हुकूमत जो है भर्तियों के मामले में 1 से 4 ग्रेड तक की नौकरियों की जो है वो इश्तिहारात देगी और भर्तियां करेगी, जिसमें यकीनन अर्बन सिंध का जो कोटा होता है वो उसके मुताबिक कराचीआइट्स को नौकरियां दी जाएंगी। ये तो वो बयानिया हो गया जो कि हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तजा वहाब साहब ने दिया है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पिछले 11 सालों से, ये पहली मर्तबा तो नहीं है ना इन 11 सालों में कि जिसमें इन्होंने नौकरियां ऑफर की हों। यहाँ होता ये चला आया है कि फेक डोमिसाइल और फेक पीआरसी बनवा के कराची के हुकूक पर डाका डाला जाता है। पिछले 11 साल से तवातुर के साथ ये काम हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। हमें ये खदशा है कि इस दफा भी यहाँ पे नौकरियों की बंदरबाहट ही होनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें मेरिट की, तो मेरिट एक अलग चीज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत एक अलग चीज है। इनका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर 2012 के अगर वजारत तालीम की भर्तियों की बात की जाए तो इनके खुद के मिनिस्टर पे केस चल रहे हैं वजारत तालीम के, जो उस वक्त के थे वजीर तालीम पीर मजहरुल हक साहब। इसी तरह तकरीबन हर महकमे में यही होता चला है कि खासकर छोटे ग्रेड्स की जो नौकरियां होती हैं वो तो बड़े उर्फ आम में कराची के शहरी सिंध सेक्रेटेरिएट में तो बाजार गर्म होता है यहाँ पे रिश्वत का। यहाँ पे के 2 लाख रुपए दे दो तो इतने ग्रेड की नौकरी, 4 लाख रुपए दे दो तो इतने ग्रेड की नौकरी। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आला अदलिया से कि इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए कोई, जिस तरह पानी की यहाँ पे सूरत हाल वर्स्ट होने पे वाटर कमीशन आ गया था, यहाँ पे तमाम चीजें मुझे ऐसा लगता है कि वो आर्टिकल 149 वाले की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना उसके वो करने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की मुतासिब करप्ट सिंध हुकूमत जो है वो अर्बन सिंध को डेवलप करने के लिए किसी भी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, सेहत के शोबे में वो तैयार नहीं है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के सरकर्दा लोग हैं, जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, उनको ये बात तय करनी होगी कि आया कि ये कराची और अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध जो है वो इसी तरह चलते रहेंगे जिस तरह पिछले 11 सालों से चल रहे हैं। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबकी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। जिनने अर्बन सेंटर खुर्शीदी साहब ये बताइएगा कि जिन लोगों ने शहर कराची के साथ जबरन जो है वो 11 सालों में ज्यादती की है, चाहे वो माशी लिहाज से हो, चाहे वो तालीमी लिहाज से हो, चाहे वो फंड्स की बात हो, उन सब का एहतसाब होने की जरूरत है। अली खुर्शीदी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जिस तरह का तंजीमी ढांचा है और जिस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाता है, कराची में रहने वालों का डाटा हो या जब ये भर्तियों की बात आती है, अगर जाली डोमिसाइल की बात करें, पीआरसी की बात करें, सर इतनी बड़ी पार्टी है,
काफ़ी लोग रिसर्च पे होते हैं, बाकायदा IT डिपार्टमेंट्स हैं, लीगल डिपार्टमेंट है। सर अगर लोग जाली डोमिसाइल PRC पे, इन चीज़ें तो पब्लिक होती है ना, ये पूरी लिस्ट भी सबके सामने आती है कि अर्बन सिंध पे कौन लोग किस कोटे पे कैसे भर्ती हुए। सर आप लोगों की लीगल एक्शन कमेटी या किसी तरफ से सर कोई केस दाखिल होता है कभी कि आप निशानदेही करें कि इस शख्स ने गलत डोमिसाइल, गलत PRC पे ये मुलाजमत हासिल की है? KMC में आपके लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ और जगहों पे आपके लोग मौजूद हैं, DC ऑफिस में आपके लोग मौजूद हैं, ये निशानदेही क्यों नहीं होती सर? ये बाकायदा इतनी बड़ी पार्टी है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। होता ये चला आया है कि यहाँ पर ये अगर ये तमाम जो शिकवे जिनका इजहार मैंने कुछ देर पहले किया, अभी आपने असिस्टेंट कमिश्नर की भर्ती की बात की, इससे पहले जजेस की भर्ती की बात हुई, इससे पहले वजारत तालीम में 100-150 कुछ भर्तियां हुई, उनकी बात की। ये काम तवज्जो के साथ हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट होगी इस प्रोग्राम के बिहाफ से आला अदलिया से भी कि इन तमाम चीजों को नोटिस में लिया जाए कि ये हो रहा है तो किस पैटर्न के साथ हो रहा है। अगर देखें डोमिसाइल और हमारा जो PRC का इस सूबा सिंध में बदकिस्मती के साथ जो सिस्टम है ना, तो वो उसमें कोई भी शख्स जो है वो कहीं का भी डोमिसाइल बआसानी कुछ रुपयों के अवज बनवाया जा सकता है। चीजें लीगलाइज करके यहाँ पर दीगर शहरों के, दीगर जिले के लोगों को जो है वो कराची कोटे पे भर्ती किया जाता है। ये है वो अनफॉर्चुनेट बात जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूँ। ये वो तमाम चीजें हैं जिसका इजहार तो बहैसियत सियासी जमात MQM पाकिस्तान तवातुर के साथ कर रही है, मगर इसका नोटिस लेने की अथॉरिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली MQM पाकिस्तान एक सियासी जमात के पास तो नहीं हो सकती ना। तो मैं आपके प्रोग्राम की बिहाफ से ये बात कह रहा हूँ, आला अदलिया से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन तमाम चीजों को टेकअप करना होगा। अली खुशी साहब, मेरा सवाल फिर वही है सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मतलब सर इतने अरसे तक इतने सालों की पार्टी है, इतनी रिसर्च है, पूरे शहर आप क्लेम करते हैं कराची हैदराबाद को, आप ओन करते हैं कराची हैदराबाद को, इसके रहने वाले बासियों का पूरा डाटा, यानी सर मुनज़्ज़म तरीके से काम होता है। बाकायदा आप इतनी बड़ी पार्टी जाहिर सी बातें चलाते हैं इस शहर में, तो ये तमाम चीजें कलेक्ट की जाती हैं, फिर लीगल एक्शन कमेटी होती है सर हर पार्टी की, तो ये बाकायदा देखिए सर प्रोग्राम से एक अपील करना अपनी जगह, लेकिन बहैसियत कराची की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी होने के नाते से अगर कोई नाइंसाफियां हो रही हैं तो उस पर बाकायदा कानूनी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? सर फरूक नसीम साहब हैं, बड़े बड़े आपके पैनल पे मौजूद हैं सर। मैं समझ गया, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर डिलिमिटेशन पे केसेस हो जाते हैं, किसी भी किस्म की जिन लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं बदनवानियां होती हैं जी, अगर किसी भी किस्म की बदनवानियां होती हैं जिनका इजहार मैंने किया, उसको जो है वो डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट पूरी करके की जाए, तो फिर मैं अदालत में जाके केस कैसे साबित करूं? बहरहाल ये जो मशवरा आपका है कि जिसमें अदालतों की तरफ जिस तरह हम पानी के मसले पर अदालतों में गए, जिस तरह आर्टिकल 140A के इख्तियारात के हवाले से, मेयर के इख्तियारात के हवाले से हम अदालतों में मौजूद है, तो मेरे ख्याल से इस और कोटा सिस्टम, सबसे पहले तो ये तमाम जो मसाइल की जड़ थी वो कोटा सिस्टम था, तो कोटा सिस्टम के लिए अदालतों में मौजूद है, तो मेरे ख्याल से इसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि अदालतों में ही जाके दरवाजा खटखटाना होगा ताकि इन मसाइल का वंस एंड फॉर ऑल सोल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर चाहूंगा, नहीं किया जा सकता ज्यादा देर तक। सर एक बिल्कुल शॉर्ट आंसर चाहूंगा सर। अब जैसे सेनेटर फरूक नसीम साहब हैं, बैरिस्टर फरूक नसीम, महफूज यार खान साहब हैं, आपकी पार्टी में बड़े बड़े वकला हैं जो कि हाई प्रोफाइल केसेस में सामने आते हैं। सर ये क्या कभी आम आवाम के लिए, आम लोगों की कंप्लेंट के लिए आप लोगों के पैनल से केस नहीं लड़ सकते हैं? मैं आपसे यही तर्ज कर रहा हूँ, आर्टिकल 140A जिसमें मेयर के इख्तियारात की बात की गई हो, तो उसके लिए क्या MQM पाकिस्तान अदालतों में नहीं गई? क्या पानी की जो शॉर्टेज हाई प्रोफाइल केस हुआ ना, आम लोगों की जहां हक तलफी होती है, जहां मुलाजमतों की हक तलफियां हैं, जहां सरकारी मुलाजमतों में, इदारों में जहां जहां हक तलफियां हो रही हैं, मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूं सर। मेयर कराची के इख्तियारात तो एक डायरेक्ट इंटरेस्ट की बात हुई ना सर, हाई प्रोफाइल केस है। नहीं, उसमें फाइनेंशियल अथॉरिटी की भी बात है ना, उसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की भी बात है। आर्टिकल 140A वो ये तो उर्फ आम में कहा जाता है कि मेयर के इख्तियारात की बात हो रही है, मगर आर्टिकल 140A को अगर आप स्टडी करें तो उसमें फाइनेंशियल अथॉरिटी की बात की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात की जाती है और पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात की जाती है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो वजीर बल्दियात अपने पास रखेगा, तो यहाँ पर KMC में या DMC में भर्तियों के लिए हम अनफॉर्चुनेटली हम रिलाई कर रहे हैं वजीर बल्दियात पे, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। ये
सरियल खिलाफवर्जी हो रही है, जो कि पिछले 5-6 सालों से 2015 से लेकर अब तक जो है वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत कर रही है। इस काम के लिए जो है हम अदालतों में गए हुए हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर इनको अथॉरिटी दे दी जाएगी तो यकीनन यहाँ पे भर्तियों का सिलसिले के इख्तियार जो है वो मेयर कराची के पास होगा। जब मेयर कराची के पास इख्तियार होगा तो वो अल्टीमेटली भर्तियां भी की जाएंगी और उसमें शहर कराची से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवानों को, तालीम याफ्ता नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को भर्ती किया जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अली खुर्शीद साहब, आपने मेट्रो न्यूज को वक्त दिया। नाज़रीन, छोटा सा एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम कुछ बात करना चाहेंगे। जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सिंध के बासियों के लिए खुशखबरी है। सिंध में जो मुलाजमतों पर आयद पाबंदी थी उसे उठा लिया गया है। ग्रेड 1 से 4 की जो नौकरियां हैं वो हासिल कर सकेंगे सिंध के बासी। और कहा यह गया है तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से कि ये भर्तियाँ जो हैं ये ज़िलाई सतह की बुनियाद पर की जाएंगी। अब किस तरह ये भर्तियाँ होंगी, क्या इसका मैकेनिज़्म डिवाइस किया जाएगा, क्या माजी की तरह जिस तरह से मुख्तलिफ मुलाजमतें बिकती हैं और बाकायदा उसके लिए जो है ना कोई एक रेट मुकर्रर कर दिया जाता है, क्या उस तरह से ये मुलाजमतें दी जाएंगी या फिर ओपन मेरिट के तहत ट्रांसपेरेंट एक प्रोसीजर के तहत ये बाकायदा इश्तिहार देके भर्तियाँ की जाएंगी। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, घुंवर अली खान असरान। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी बिल्कुल आपकी मैं आवाज़ सुन सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने जी मुझे इस शो में इनवाइट किया। जी घुंवर अली खान साहब, ये बताइएगा कि सिंध के बासी जो हैं उनके लिए खुशखबरी है कि मुलाजमतों पे आयद पाबंदी जो है वो उठा ली गई है, लेकिन सर माजी में पाबंदियां तो उठती रही हैं या पाबंदियों के बावजूद भी मुलाजमतें लोगों को दी जाती रही हैं, मेरिट नजर नहीं आता सर। मेरिट पे मतलब कोई स्टेप्स लिए गए हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये भर्तियां मेरिट पर ही होंगी? सर ये मैं आपको थोड़ी सी गुजारिश करता हुआ चलूं कि जैसे आप देख सकते हैं अभी ये जो हमने नया सीएम साहब ने ये बयान दिया है, आप उस हवाले से जैसे देखें कि पहली बात तो ये कि ये जो खुशखबरी है, हम जितने भी सिंध में रहने वाले हैं हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे वो सिंधी हों, बलोची हों, पठान हों और किसी भी इलाके से अगर वो हैं पाकिस्तान के, तो वो हम सब पाकिस्तानी हैं। और यहाँ पे नौकरियाँ खुलना यही बात है कि हम सब के लिए नौकरियाँ खुल रही हैं। हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो अभी तक बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरियाँ खुल रही हैं। और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ये सब जैसे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, जैसे हमारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं सैयद मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं, और जैसे बाकी हमारे मिनिस्टर्स ने भी आपके टीवी शोज पे बयान दिए हैं कि ये बिल्कुल मेरिट पे होंगी। आप देख सकते हैं कि जैसे वाटर बोर्ड हो गया, बाकी इदारे हो गए, आप देख सकते हैं सिर्फ सिंधियों को नहीं बाकी लोग भी हैं उसमें, और हम सब पाकिस्तानी हैं, हम इस नजरिए पे चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी नजरिए पे चलती है और इंशाल्लाह ये अक्रॉस द बोर्ड मेरिट होगा। इसमें ऐसी कोई भी नहीं होगा कि कोई भी फेवरिज्म है या ये जैसे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जिलाई सतह पे जो नौकरियां देने की बात की गई है, तो किस तरह कोई मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है इस हवाले से? जी बिल्कुल, अगर ये सीएम साहब जैसे ये बोल चुके हैं तो उन्होंने मैकेनिज्म डिवाइस किया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी थ्रू आउट, और वो अपना हर किसी को अपना अपना शेयर इक्वली मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं कि ये भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, जो हमारी क़यादत है उनके लीड से हमने ये जो है ये उठाया है। हालांकि जितने भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं अभी जैसे आप देख सकते हैं। घुंवर अली खान साहब, आपने कहा कि हर किसी को अपना अपना शेयर मिलेगा, तो इसमें पीपल्स पार्टी का कितना शेयर होगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कितना शेयर होगा? ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन जिस तरह सीएम साहब ने वो डिवाइस किया होगा वैसे ही थ्रू आउट सिंध मेरिट पे, ये किसी पार्टी के बुनियाद पे या किसी के फेवरिज्म के बुनियाद पे नहीं होगा। जितने जो लोग लायक होंगे, जो लोग अपने रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको उस हिसाब से जो है वो जो पढ़े लिखे लोग होंगे जो अपने पास करेंगे रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट, जिस तरह उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब के वो जैसे ही पूरी करेंगे तो उनको ये। अच्छा, वैसे घुंवर अली खान साहब 1 से 4 ग्रेड की जो नौकरियां होती है ना, उनके लिए कोई टेस्ट एज सच रिक्वायर्ड होता नहीं है, क्योंकि ये दरअसल
बिल्कुल कासिद, नाइब कासिद, ये वो वाला ग्रेड होता है 1 से 4? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं इन चीजों के लिए, वो सब सेटिस्फाई जो करेंगे उनको फिर बगैर किसी फेवरिज्म के मेरिट के ऊपर ये चीजें मिलेंगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब आजकल काफी एक्टिव दोबारा से नजर आने लगे हैं। बीच में एक वो पीरियड था जब JIT में उनका नाम आया और उसके बाद फिर ECL में नाम डाला गया, तो एक्टिविटीज उतनी ज्यादा नहीं रही थी। अब हमें वापस से जगह जगह दौरे करते हुए नजर आते हैं। आज भी उन्होंने खालिद बिन वलीद रोड का दौरा किया और जो गाड़ियां पार्क हुई थी उस पर बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि ट्रैफिक जैम का बाइस है ये तमाम चीजें। तो आप क्या कहते हैं, क्या वज़ीर आला सिंध अब मुतमईन है कि अब चूंकि ECL से नाम निकाल दिया गया है तो अब उस तरह की तहकीकात नहीं की जाएंगी? नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मैं आपका अगर सही सवाल समझा हूँ उस पर मेरा जवाब यही होगा कि सर, जैसे आप देख सकते हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काम करने देंगे तो वो डिलीवर करेंगे ना। हमारे यही मसला रहा है शुरू से कि हमें जिस तरह से आप देखें NFC का मसला हो, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बेसिकली कर्टेल कर रहा है हमारी हुकूमत को कि वो काम पूरी तरह डिलीवर नहीं कर सके। हम हमेशा जो भी हमारे सिंध की आवाम है वो हमें इलेक्ट करके लाती है, हम प्लेट में लेकर नहीं आते हैं, हम सिलेक्टेड नहीं होते हैं, हम हमेशा जीतते हुए आते हैं और वो हमेशा आप देखते हैं कि हमें जो है लोगों का मैंडेट मिलता है और हमारी आवाम हमें सपोर्ट करती है। और आप देख सकते हैं अब जैसे मुराद अली शाह काम कर रहे हैं, वो तभी कर रहे हैं कि जब उनको काम करने दिया जा रहा है। आप हमारे जितनी क़यादत को देखें, उनको कभी इस्लामाबाद बुला लेते हैं, कभी कहीं बुला लेते हैं। जितने भी ये जो केसेस चल रहे हैं उसमें आप अगर उनको उलझाए रखेंगे तो वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ये तो एक स्कीम लगती है एक तरह से, जिस तरह उनको जो है रोका जाए काम करने से। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया गौहर अली खान साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे स्कूल फीस केस के हवाले से। और आज सिंध हाई कोर्ट ने जो है प्राइवेट स्कूलों को 1 माह की जायद फीस की वसूली से रोक दिया है और ये कहा गया है कि अगर मई में सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर जून और जुलाई की फीस का क्या जवाब बनता है। और फिर स्कूल इंतजामिया को नया चालान जारी करने के लिए 15 अप्रैल तक की मोहलत दे दी गई है। अब देखना यह है कि जो स्कूल्स मौसम में गर्मा की तातीलात की फीस चार्ज करते हैं, अब चूंकि अब जाहिर सी बात है जो तालीमी सेशन है वो मई में ख़त्म हो जाएगा और फिर जून और जुलाई की यानी मुकम्मल तौर पे छुट्टियां होंगी, तो फिर जून और जुलाई की फ़ीस कैसे चार्ज की जाए, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर अराई साहब, माहिर तालीम है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आवाज़ आपकी सुन सकता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे बताइएगा कि ये स्कूल फीस केस के हवाले से आज जो अदालत में रिमार्क्स दिए गए हैं, आप क्या कहते हैं, क्या स्कूल जो है वो जून और जुलाई की फीस चार्ज कर रहे हैं? देखिए, मौजूद अदालत ने जो फैसला दिया है या जो उनका कहना है वो सर आंखों पर, मगर बात यह है कि जो सेशन होता है कानून की नज़र में, चाहे 1962 का लॉ ले लें जिसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया, उसके बाद 97 का ले लें, 2003 का ले लें, 2055 का ले लें, सेशन 12 महीने का होता है और 12 महीने के लिए बाउंड है कि एक सेशन के तालीमी साल के अंदर उसकी फीस 12 महीने के लिए अदा की जाए। वेकेशंस होती हैं, उसी में बाउंड किया गया है स्कूल को, तालीमी इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को, कि वो टीचर्स की जो सैलरीज होती हैं वो भी कंटिन्यूटी में 12 महीने की अदा करेंगे। अगर वो 12 महीने की फीस नहीं वसूल करेंगे तो वो 12 महीने की सैलरी कैसे अदा करेंगे? अगर कोई मौजूद इदारे के अंदर उनके स्टाफ को 2 माह की या चंद माह की वेकेशन मिल जाती हैं, क्या वो अपनी सैलरीज छोड़ने को तैयार है? सबसे पहले तो ये सवाल है ना। तो इदारा कैसे पे करेगा, वो इंस्टीट्यूशन कैसे सैलरीज पे करेगा, तो रेंट कैसे पे करेगा? हाँ, ये जरूर है कि उसका जो वक्त है, जो 2-2, 3-3 माह की फीस एक साथ वसूल की जाती है, उसके लिए मौजूद अदालत ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स को रिलैक्सेशन देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, मगर ना वसूल करना या गैर कानूनी कहना, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है कि सेशन 10 महीने का होता है? अगर आप वेकेशंस को माइनस करते हैं तो फिर आप सैलरी के कानून को भी माइनस करें, रेंट को भी माइनस करें। अक्सर नौ जो है कानून को तरतीब करें। जो कानून साज इदारे हैं उनको चाहिए कि वो दोबारा से कानून साजी करें।
और जो दूसरे मौजूद इदारे भी मौजूद हैं मुल्क में जो खुद भी वेकेशंस पर जाते हैं और वो सैलरीज लेते हैं। तो क्या एक तालीमी इदारे का हक नहीं है, उसके मुलाजिम का, उसके टीचर का, एक उस्ताद का हक नहीं है कि वो 2 माह की सैलरी वेकेशंस की भी ले ले, सिर्फ 10 माह की सैलरी वसूल करे और काम करे? देखिए अख्तर रानी साहब, बात ये होती है कि जब तालिब इल्मों को तालीम दी जाती है तो बिजली के भी अखराजात होते हैं, ओवरहेड्स भी होते हैं, बाकी तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन जब सेशन में यानी 2 महीने टोटल तातीलात हैं, आप ठीक है मैं मानता हूं कि हो सकता है असातिज़ा को फीस दी जाती हो, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी फीस वसूल करना जिसमें तमाम चीज़ें एज इट इज़ वही चालान दे दिया जाता है जिसमें एक्टिविटीज भी होती हैं तमाम, यानी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। माजरत के साथ आपसे मैं ये साफ अल्फाज में कहना चाहूंगा, मतलब ट्यूशन फीस तो एक मामूली अमाउंट लगता है, उसके बाद दूसरे मद में यानी दूसरी चीजों की मद में कई तरह से फीसें ली जाती हैं। और जब ये जून जुलाई की फीसों का चालान दिया जाता है उसमें ये तमाम चीजें शामिल कर ली जाती हैं। स्कूल 2 महीने के लिए बंद हैं, सिर्फ महज अगर आपने तनख्वाहों का जो खर्चा है वही निकालना है, वो तो एक बहुत मामूली सी फीस से भी निकाला जा सकता है। लेकिन जितनी फीस नॉर्मल डेज में ली जाती है जिसमें बाकायदा तदरीस का अमल चल रहा होता है, स्कूल का खर्चा हो रहा होता है, वही फीस जून और जुलाई की भी क्लेम कर ली जाती है। इसका क्या जवाब बनता है सर? देखिए, आपने बहुत अच्छे सवालात कर रहे हैं मगर इनको तफसीली जवाब की जरूरत है। मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्ट में आपको बात समझा दूं। देखिए, जितने भी एक्सपेंसेस के हेड्स होते हैं वो हेड सिर्फ एक ही हेड नहीं होता कि जी यूटिलिटीज बिल का, उसमें देखें बिल्डिंग रेंट होता है, मेजर एक्सपेंसेस है, सैलरीज का मेजर एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। यूटिलिटी एक 5% एक्सपेंस है, मैक्सिमम 5%, वो जो रिड्यूस हो जाता है वेकेशन में, वो आपकी बात बजा है। मगर क्या बाकी 95% या 96% अखराजात बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाते हैं कि मालिक मकान जो है ये बिल्डिंग का जो रेंट लेना बंद कर देता है? क्या स्टाफ सैलरीज नहीं लेता? क्या बाकी अखराजात नहीं होते? देखिए, ये इस तरह से अगर इस तरह से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अख्तर रानी साहब, आपने मेट्रो न्यूज को वक्त दिया ना। ये सब्जेक्ट मैटर है, अदालत के रिमार्क्स हैं, इस पर हम कोई तबसरा नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि स्कूलों में ज़ायद फीस ज़रूर ली जाती है और मुख्तलिफ हेड्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की मद में, करिकुलर एक्टिविटीज़ की मद में, सिलेबस की मद में, मुख्तलिफ मद में बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज की जाती है। और अगर हम देखें कि असातिज़ा को जो तनख्वाहों की बात की जाती है तो प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा की ना तो कोई तालीम का म्यार, ना कोई ऐसी चीज़ रखी जाती है कि हाँ जब तक कि प्रॉपर एजुकेशन की डिग्री ना हो उसे नहीं लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें, ख्याल इन चीज़ों का नहीं रखा जाता। पर नाज़रीन, हमारी कोशिश यही रही कि जितने इश्यूज़ होते हैं उन सबको आपके सामने लेकर आएँ और उस पर तफसीली बात करें। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।